प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तीन कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। क्या क्या था? एट द मिड पॉइंट, दूसरा अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, थर्ड वन परपेंडिकुलर टू द डाइपोल जिसको इक्वेटोरियल प्लेन कहा था। यही था। और ये है एट एनी पॉइंट। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रिजल्ट हमको फाइंड कर। यहां पर देखो, पहले इसको समझो, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। यहां पर ये डाइपोल अलाइन है, हम फिगर रिट्रेस करते रहेंगे। यहां डाइपोल इस फॉर्म में, मतलब अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डाइपोल, इसका डाइपोल मोमेंट P वेक्टर से रिप्रेजेंट कर। अब किसी पॉइंट पर, कहीं भी एट एनी पॉइंट, जो यहां पर फिगर के अकॉर्डिंग है P पॉइंट, यहां पर हमको फील्ड निकालना है। तो बिल्कुल हम लोग इसके परपेंडिकुलर, या सिंपली आप कह सकते हैं इसके मिड पॉइंट से, यहां से डिस्टेंस r ले लेते हैं। तो ये डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में होगा, न परपेंडिकुलर है न हॉरिजॉन्टल है। इट मेक्स सम एंगल विद द डाइपोल, इसलिए हम इसको पोजीशन वेक्टर r लिखेंगे। इसका कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर और एंगल थीटा हो जाता, इसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। जिसमें पोजीशन वेक्टर और एंगल दिया रहता है, उस कोऑर्डिनेट को हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो यहां पर r थीटा इसका पोलर कोऑर्डिनेट हो। यदि एक्स वाई होता तो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट टर्म से जाना जाए। अब ये जो डाइपोल मोमेंट P है, हमको यहां निकालना P पॉइंट पर। तो इस डाइपोल मोमेंट के कंपोनेंट निकलेंगे। सिंपली मान लो कि एक वैल्यू u वेक्टर है और इसके कंपोनेंट इधर क्या होंगे, u cos थीटा, और इधर इसके परपेंडिकुलर u sin थीटा होगा। इस बात से एग्री कर रहे हो? इसका मतलब P का कंपोनेंट, P बिल्कुल देखो यहां पर फिगर के अकॉर्डिंग u के अलोंग है, इसलिए P का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा। इसका नाम क्या बन जाएगा? P cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? P sin थीटा। यहां तक आ गया समझ? 100%। अब इस P cos थीटा को हम लोग रेडियल के अलोंग कंपोनेंट या पोजीशन वेक्टर के अलोंग मानेंगे, और P sin थीटा को रेडियस के परपेंडिकुलर। अब इसका मतलब P cos थीटा की तरफ, ध्यान देना, फिर से फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। P cos थीटा के तरफ जो फील्ड होगा उसको हम लोग रेडियल फील्ड कहते हैं। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल जो फील्ड निकल रहा था, डाइपोल मोमेंट के अलोंग निकल रहा था, एक्सियल लाइन के केस, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकला था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। इसका मतलब यहां पर ये जो P cos थीटा है, इसको हम लोग एज्यूम कर ले P1, और P sin थीटा को एज्यूम कर ले P2। इसका मतलब इधर का डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या है? P1। तो P1 के अलोंग जो फील्ड होगा उसको हम लोग
क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1/r³। इसलिए रेडियल के अलोंग जो फील्ड बन गया वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1/r³। इस बात से एग्री कर रहे हो? जस्ट नो। यहां तक आया समझ में? अब आ जाओ, एक और कौन सा डाइपोल मोमेंट बन गया? P2। तो P2 का लाइन किधर है? नीचे की तरफ। ये P2। P2 का वैल्यू कितना है? P sin थी। ठीक। हमको फील्ड कहां निकालना है? P पॉइंट पर। रेडियल निकल चुका है, P1 का फील्ड निकल चुका है, अब P2 का फील्ड। कल हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान देना, जब डाइपोल को हम ऐसे अरेंज करके रखे थे और इसके परपेंडिकुलरली हम लोग फील्ड निकाले थे, तो ये फील्ड जो निकला था वो डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल निकला था। अब गौर से देखो, हमको P पॉइंट पर फील्ड निकालना है। ये डाइपोल बन गया ऐसा, इसके अलोंग। ये समझो ये वाला लाइन है, ये बन गया डाइपोल। तो फील्ड कैसे निकलेगा? डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल। इसका मतलब इसका फील्ड इधर निकलेगा। यस नो? इस फील्ड को हम नाम दे रहे हैं ई थीटा। अब फिगर में देखो ध्यान से, ई थीटा किधर है? मेरे ही अलोंग है। इसलिए इस ई थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जल्दी से बता देना। इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला क्या था? P/r³। तो इसका नाम क्या है? P2 है। आया समझ में? ठीक। अब दो फील्ड क्या हो गए? ई आर और ई थीटा परपेंडिकुलर। तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? √ER² प्लस ई थीटा स्क्वायर। पहले इसको नोट करो, थोड़ा डिफिकल्ट है। पहले ये रफ डायग्राम, ये वाला पूरा रफ डायग्राम, और वो रिजल्ट वाला फिगर है। हो गया? नोट कर लिया?
इसको एक दो बार घर पे प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा डेरिवेशन सीखने के लिए। हो गया? नोट कर लिया इधर वाला पार्ट, ई आर ई थीटा दिमाग में बिठा लिया आपने। अब रिजल्टेंट हम लोग फाइंड करेंगे। इधर वाला पार्ट इरेज करें। चलिए, तो ई थीटा और ई आर हम लोगों को मिल गया। तो रिजल्टेंट फील्ड जो होगा परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मींस ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। अब ई आर का वैल्यू हम लोग डाल दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू P1। P1 का वैल्यू देखो क्या है, P cos थीटा। ये हो गया ई आर। अब ई थीटा का वैल्यू देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। P2 का वैल्यू क्या है, P साइन थीटा बाई आर क्यूब, इसका होल स्क्वायर। ठीक, रूट को कंप्लीट कर लिया। अब देखो यहां पर स्क्वायर करोगे तो कौन कौन सा फैक्टर कॉमन हो जाएगा, जल्दी से बता दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कॉमन, रूट से बाहर विदाउट रूट। पी स्क्वायर रूट से बाहर विदाउट रूट। ठीक, आर क्यूब भी हो गया। अब रूट के अंदर क्या बच गया, 2 का स्क्वायर 4, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन का साइन स्क्वायर थीटा। यस नो? अब आ जाओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे P बाई आर क्यूब। 4 कॉस स्क्वायर थीटा, हम लोग चाहते हैं कि इसको इधर कॉस और साइन, तो इजी रहेगा साइन को हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर दे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब अंडर रूट क्या हो गया ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये फाइनल एक्सप्रेशन। अब मेरी बात को गौर से सुनो ध्यान से। पहला कंडीशन ये है कि जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री डाल दे इसमें, जब 0 होगा तो P पॉइंट कहां चला जाएगा, ये एंगल नहीं फॉर्म करेगा, तो P इसी के अलोंग कहीं पर होगा। इसका मतलब ये एक्सियल हो गया अलोंग द एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन। अब इस एक्सप्रेशन में थीटा का वैल्यू 0 पुट करो, कॉस 0 का वैल्यू 1। आइए, गुड मॉर्निंग, आइए। थीटा का वैल्यू 0, क्या होगा जल्दी से बता दो। कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 3 + 1 4, 4 का रूट 2। क्या रिजल्ट आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई आर क्यूब। इसका मतलब ये रिजल्ट याद हो तो सारा रिजल्ट बन जाएगा। ठीक, सेकेंड कंडीशन बता दो। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बताओ 90 डिग्री होगा तो P कहां लाई करेगा, इस डाइपोल के परपेंडिकुलरली इस पॉइंट पर। इसका मतलब क्या हो गया, वो फील्ड इक्वेटोरियल लाइन के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन क्या बनेगा, थीटा 90 डालो इसमें, कॉस 90 का वैल्यू 0, क्या बन गया ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब। यस नो? तो इक्वेटोरियल भी मिल सकता है, एक्सियल भी मिल सकता है। तो इस तरह से हम लोग एट एनी पॉइंट का भी वैल्यू निकालेंगे तो रिजल्ट आ
चलो नोट कर लो इसको, एट एनी पॉइंट। हो गया, इरेज करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के सारे कंडीशन हम लोग पढ़ लिए, कोई भी कंडीशन नहीं छूटा है। 4 कंडीशन, एट मिड पॉइंट, एक्सियल, इक्वेटोरियल, एट एनी पॉइंट। ठीक, रिजल्ट वो हम लोग वेरीफाई कर ले, ये था ई आर, ई थीटा, और फाइनली ये रिजल्ट है। ये हमको याद रहना, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखेंगे। तो ये डाइपोल है, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर। हाँ कौन, बोलिए, कोई काम क्या? अच्छा, पढ़ने के लिए आए, आइए। अब इस डाइपोल को हम लोग फील्ड के यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे, ठीक। अब जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखा तो ऐसा नहीं कि ये पहले ही से एंगल बना दिया, डाइपोल अलाइन है फील्ड के अलॉन्ग, तो इस डाइपोल पर फोर्स एक्सर्ट होगा। एक तो नेगेटिव चार्ज पर जो फील्ड के अगेंस्ट, एक पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड के अलॉन्ग। तो यहां पर देख लो ध्यान से, डाइपोल मोमेंट P है। अब प्लस क्यू पर एक फोर्स लगेगा, ये एंगल थीटा बाद में फॉर्म किया, पहले हम क्योंकि फिगर में हम लोग ऐसे ड्रॉ करके बताते हैं। तो पॉजिटिव पर एक फोर्स लगा Q, इसको हमने नेमिंग किया F1। फिर एक नेगेटिव पर फोर्स लगा -Q। अब ये दोनों फोर्स के कारण से इसमें एक टर्निंग इफेक्ट था, तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स हमको टॉर्क देता है, इसका मतलब इसमें एक टॉर्क डेवलप हो, ठीक। अब हम लोग फाइंड करेंगे ये जो फोर्स है, ये नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो इसमें जब एंगल थीटा बनाया, इसका मतलब इसका ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होना चाहिए, रोटेटरी होगा। तो फोर्स का वैल्यू निकालेंगे, तो फोर्स का वैल्यू क्या गया, नेट फोर्स F1 प्लस F2। F1 फोर्स एक्सर्टेड ऑन पॉजिटिव चार्ज Q, कितना लगा भाई, QE। नेगेटिव चार्ज के कारण से कितना लगा, -Q। पढ़ा ना, फोर्स बराबर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो
प्लस क्यू पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू के लिए फोर्स कितना, क्यू इंटू ई। माइनस क्यू पर कितना फोर्स, माइनस क्यू इंटू ई। दोनों को ऐड कर दिया, 0। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इसका मतलब नो ट्रांसलेटरी मोशन, नो ट्रांसलेटरी मोशन। ये जो नेट फोर्स 0 लगा, इसका मतलब है नो ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, ये डाइपोल को फील्ड के अलोंग लाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो फोर्स लग रहा है माइनस क्यूई, ये फील्ड के अगेंस्ट। क्लियर? इसका मतलब यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन से ये एंगल थीटा फॉर्म कर। अब ये दोनों फोर्स F1 और F2 मिलके क्या प्रोड्यूस करते हैं। हम दो, जब भी मोमेंट ऑफ ए फोर्स होता है तो दो क्वांटिटी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। एक को टॉर्क कहते हैं और एक को कपल कहते हैं। टॉर्क का मतलब होता है एक फोर्स एक्सटर्नली अप्लाइड और दूसरा रिएक्शनरी। और कपल में दोनों एक्सटर्नली अप्लाइड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और आप बताओगे कि टॉर्क कौन है, कपल कौन है। मान लो हम हाथ ऐसे रखें, ठीक, और किसी स्टूडेंट ने आकर के मेरे हाथ को ऐसे कर, हमने रिएक्शन में फिर इसको वापस लाया, फिर उसने ऐसे किया, तो वो एक्सटर्नली अप्लाइड और मेरा ये रिएक्शनरी। तो रोटेशन हो रहा है, ये टॉर्क कहलाए। ठीक, बॉटल का ढक्कन हम खोलते हैं तो थंब से एक फोर्स लगाते हैं और ये दो फिंगर से भी फोर्स लगाते हैं, दोनों एक्सटर्नली अप्लाइड और ढक्कन खुल जाता। तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स इधर टॉर्क और कपल, लेकिन यहां दोनों फोर्स एक्सटर्नली अप्लाइड है, इसलिए कपल होगा। ठीक, बॉल को हम मूव कराते, स्पिन कराते हैं, तो थंब से भी फोर्स लगता है और फिंगर से भी लगता है। तो बोथ आर एक्सटर्नली अप्लाइड, नो रिएक्शनरी। हमारे हाथ में ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम थंब को रोटेट कराए तो दोनों फिंगर अपने आप मूव कर जाए। ये तो हम दोनों एक्सटर्नली अप्लाई कर, इसको हम लोग कपल कहते हैं। इसका मतलब F1 और F2 दोनों एक्सटर्नली अप्लाइड। ऐसा नहीं है कि F1 लग रहा है तो रिएक्शन में F2 लग रहा है, दोनों एक्सटर्नली अप्लाइड है। F1 क्या कर रहा है, डाइपोल को फील्ड के लॉन्ग ले जा रहा है, और F2 क्या कर रहा है, डाइपोल को फील्ड के अगेंस्ट ले जा रहा है। इसका मतलब बोथ कंस्टिट्यूट अ कपल, दोनों फोर्स मिलके एक कपल फॉर्म कर। मैथमेटिकल कैलकुलेशन टॉर्क का कपल का एक ही होता है, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तब हम लोग क्या करेंगे, कपल निकालने के लिए टॉर्क का एक्सप्रेशन करेंगे। लेकिन यहां टॉर्क नहीं कहलाएगा, यहां क्या कहलाएगा, कपल कह। समझ में आ गया 100%? ठीक, तो ये नो ट्रांसलेटरी मोशन। अब कहेगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अब कहेगा कि ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन दे देगा, द रिजल्टेंट फोर्स indicates that, option, there is no rotatory motion, there is no translatory motion, there is translatory motion,
नन ऑफ दीज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? इस तरह से एनालिटिकली सोचिए। हम जो करते हैं, क्या करते हैं? डेरिवेशन देखते हैं और बस रटना शुरू करते हैं। नहीं, एनालिटिकली सोच। अब यहां से हमको दिमाग में बैठ गया कि अब ये टॉर्क हमको दे। ठीक, तो यहां पर इक्वल एंड अपोजिट, ये एक्सप्रेशन हम लोग नोट कर लेंगे और लिख देंगे। द फोर्सेस F1 vector is equal to QE and F2 vector is equal to minus QE are equal and opposite. So they cancel each other. ठीक, the forces constitute a couple which produces a torque, जो कि एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो फिर हम लोग टॉर्क के एक्सप्रेशन में आ जाएंगे। The forces F1 is equal to QE vector and F2 is equal to minus QE vector are equal and opposite, comma, so they cancel each other. The forces constitute a couple which produces a torque. हो गया? यहां तक आ गया समझ में? अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है? टॉर्क फाइंड करना। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट हो जाए। तो एग्जाम में हो सकता है कि फोर्स रिजल्टेंट शो करने के लिए आ जाए 0 और फिर टॉर्क का भी एक्सप्रेशन। तो हमारा अब टॉपिक हो जाएगा एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, और फिगर को हम लोग रीट्रेस करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, हो गया? इरेज करें। तो यहां पर एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। अब टॉर्क के लिए फिगर वैसे ही रहे, और हमको क्या चाहिए? ध्यान दीजिएगा, सेम फिगर है, एंगल थीटा, ये सारी चीजें। तो थीटा का मतलब क्या हुआ? एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड फील्ड। ठीक, फोर्स वैसे ही लगा। अब हमको फोर्स पर क्या चाहिए? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स या तो F1 पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, या F2 पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। तो यहां पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर। अब ड्रॉ करेंगे तो डाइपोल का लेंथ हम कुछ ले ले, 2a ले लो, 2l ले लो, जो भी लेना चाहिए। ठीक, अब हमने कहा भी था कि आप जो भी सिंबल यूज करें, मान लो 2a ले लिया, तो ये एंगल थीटा हुआ। अब इसका नाम जो भी रखना चाहो, ए बी, और ये परपेंडिकुलर पॉइंट को n से रिप्रेजेंट कर। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 2a साइन थीटा। यस नो? चलो, अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या कहता है? टॉर्क को टॉ से लिखते हैं। फोर्स कौन सा आ गया? F1। F1 पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो पहले तो हम फॉर्मूला लिख देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। F1 का वैल्यू QE। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ कितना आ गया? BN। नाम हो गया BN, QE।
पी एन का वैल्यू कितना है? 2a साइन थीटा, यस नो? अब q इंटू 2a को एक साथ लिख दो। q इंटू 2a क्या कहलाएगा रौनक जी? कल तो थे आप क्लास में। q इंटू 2a कल ही पढ़ा, डाइपोल मोमेंट आज भी यूज किया है। तो ये क्या आ गया? टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया टॉर्क का, पी ई साइन थीटा। हो गया? अब गौर से देखो, यहां पर ये डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा, ठीक है? तो यहां पर आप थीटा इंडिकेट कर देंगे, ये लिख भी देंगे। जहां पे आप एज्यूम कर रहे हैं कि डाइपोल को आपने एक लाइन तो आप ऐड ही कर सकते हो। जैसे हम स्टेटमेंट थोड़ा सा लिखते हैं, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक। तो एंगल बिटवीन dipole moment means P and electric field E, ये थीटा। अब P और E के बीच का एंगल थीटा है इसका, और यहां पर साइन है, तो साइन वेक्टर के किस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है? क्रॉस प्रोडक्ट। इसलिए यहां पर क्या लिखा जाएगा? टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, तो फाइनली क्या आ जाएगा? P क्रॉस। ठीक, अब एक कॉमन सा सवाल, लोग कहते हैं भाई E क्रॉस P क्यों नहीं लिख सकते? तो हम जानते हैं कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ये पढ़ का 11th में। तो P क्रॉस E को E क्रॉस P नहीं लिख सकते, साइन में निगेटिव आ जाता, तो क्यों नहीं लिख सकते? तो पहले क्या आया? डाइपोल आया, इसलिए P वेक्टर पहले होगा, फील्ड तो पहले नहीं था, इसलिए P क्रॉस E होगा। हो गया? अब यहां एक क्वेश्चन और अराइज हो कि डाइपोल मोमेंट और फील्ड है, ठीक? तो ये हम लोग कैसे कह रहे हैं कि भाई इसका टर्निंग इफेक्ट हो रहा है? और डाइपोल की टेंडेंसी क्या हो रही है कि यदि फोर्स क्यू ई स्ट्रॉन्गर हो जाए तो डाइपोल को कहां लाएगा? फील्ड के अलोंग लाएगा। तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? टॉर्क किधर लग रहा है? तो इसके लिए हमको इसका साइन कन्वेंशन जानना पड़ेगा। क्या भाई साइन कन्वेंशन? तो सिंपली हम लोग एक्स वाई जेड कैसे लिखते हैं? ये हम लोग एक्स लिखते हैं, ये नेगेटिव एक्स लिखते हैं, ये वाई लिखते हैं, ये नेगेटिव वाई लिखते हैं, और ये हम नेगेटिव जेड लिखते हैं, और ये जेड पॉजिटिव। नेगेटिव जेड नीचे नहीं होता, अधिकतर लोग गलती करते हैं। जो क्वांटिटी ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स होता है वो पॉजिटिव होता है, जेड वाला हमारे फेस के टुवर्ड्स, तो ये पॉजिटिव। हमसे जो दूर है वो नेगेटिव। जैसे पंखे को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो हमको हवा लगेगी, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क पॉजिटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन यदि पंखे का रोटेशन होने लगे तो छत पे सीलिंग में जो लटका हुआ है उसको हवा लगेगी। रौनक जी वहीं रहते हैं, इसलिए बेचारे हर दिन 20 मिनट लेट आते, पंखा ऑफ होगा तब ना आएंगे नीचे। तो अब यहां पर गौर से देखिए, थोड़ा हम पेन के कलर को बदलते हैं और आप डायरेक्शन देखिएगा, अपने आप सीख जाइएगा।
अब फिगर के अकॉर्डिंग देखो डाइपोल मोमेंट किधर चला गया, इधर चला गया। अब फील्ड का डायरेक्शन देखो इधर चला गया, चला गया। ये तो हम इंडिकेट कर लिए एंगल थीटा। इसका मतलब पी वेक्टर चला गया किधर, माइनस के कैप की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चला गया, एक्स एक्सिस मींस आई कैप। फॉर्मूला क्या बना टॉर्क का, जल्दी से बता दो, पी क्रॉस ए। पी का डायरेक्शन किधर है, माइनस के कैप। ई का डायरेक्शन किधर है, आई कैप। के क्रॉस आई क्या होता है, भूल जाओ, मेरा नाम याद है कि वो भी भूल गए। ऐसे आई लिखते हैं, इसको जे लिखते हैं। अभी कहा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो के से आई एंटी क्लॉकवाइज है, के से आई एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव जे कैप। जे कैप और ये माइनस पहले से, इसका मतलब माइनस जे कैप की तरफ टॉर्क लगेगा। तो माइनस जे कैप किधर है, फिर से ड्रॉ कर दें, पी इधर, ई इधर, और टॉर्क का डायरेक्शन क्या आ रहा है, माइनस जे कैप, तो निगेटिव वाई की तरफ टॉर्क इधर लगे। आया समझ में? इतनी चीजें हम लोग को फिजिक्स में जाननी होती है। एक टॉपिक स्टार्ट होता, सारा चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। नोट कर लीजिए इसको। हो गया? इरेज करें, चलो इरेज कर दिया। ये 2L या 2A साइन थीटा, 2L लिखो या 2A, टॉर्क P क्रॉस C, ठीक। और देख लीजिए डायरेक्शन भी आ गया, इधर डाइपोल मोमेंट, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, और टॉर्क का डायरेक्शन नीचे आ गया समझ में? यहाँ तक कंप्लीटली 100%। ठीक है, तो इतना पार्ट करेंगे आज के लिए। ठीक है, और तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आज कराया, इसलिए इसको घर में प्रैक्टिस करना है।